Hello everyone, I welcome you all in this online lecture series of Basic Electrical Engineering. This is Module 2 AC Circuit and ये चौथा वीडियो है AC Circuits का and टोटल सब्जेक्ट का ये 35th वीडियो है, राइट. एंड इन लास्ट वीडियो हमने जो डिस्कशन किया था वो था कि साइन वेव फॉर्म क्यों यूज़फुल है एंड क्यों हम साइन वेव यूज़ करते हैं. साथ ही साथ हमने कुछ AC टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ वर्ड्स थे, उनको डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस हुई थी. आज का जो वीडियो है दैट विल बी रिलेटेड टू सम मोर टर्म्स, कुछ और जो टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इसी सर्किट्स में, उनके बारे में ये होगा, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि डीसी सिस्टम जो था हमारे पास, जो डीसी सप्लाई थी, आपको पता है डीसी सप्लाई में अगर हमारे पास कोई इस तरह का वेव फॉर्म है, मान लीजिए दिस इज़ ए डीसी सप्लाई, राइट. हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और जो भी इसकी वैल्यू है, मान लीजिए ये वोल्टेज है एंड दिस इज़ 10 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि 10 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, डीसी सोर्स है. लेकिन वहीं अगर हमारे पास कोई एसी सप्लाई है, लाइक दिस वी हैव एसी सप्लाई, साइनसोइडल वेव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रही है, ठीक है. तो हम किस पर्टिकुलर वैल्यू से इस वोल्टेज को डिफ़ाइन करेंगे, दैट इज़ ए इशू. यहाँ पर एक जो इशू है वो यही है कि हम किस वैल्यू से उसको डिफ़ाइन करें, क्योंकि ये तो हर समय पर चेंज हो रही है, वेरिएबल है, ऑल्टरनेटिंग है. तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन, हाउ वी कैन डिफाइन दिस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स. अगर हम एसी में लिखना चाहें कि कितने वोल्टेज का सोर्स है तो इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए, राइट. तो आज का टॉपिक जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि किस तरह से हम एसी वोल्टेज को, एसी सप्लाई को डिफ़ाइन कर सकते हैं. बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ़ वेज कि हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है पीक वैल्यू. पीक वैल्यू, पीक वैल्यू से हम एसी सप्लाई को डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. दूसरा जो नाम आता है वो है पीक टू पीक, पीक टू पीक वैल्यू. थर्ड जो आता है दैट इज़ एवरेज वैल्यू एंड द फोर्थ वन इज़ आरएमएस वैल्यू. ठीक है, ये जो चार मेथड्स हैं, इन चारों ही मेथड से आप किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो. कैसे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वाले को ले लेते हैं, पीक वैल्यू को. पीक वैल्यू के हेल्प से हम कैसे एक ऑल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म को, एसी सप्लाई वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं. पीक वैल्यू क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. पीक वैल्यू इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू. मीन्स इन वन साइड, इधर पॉजिटिव और इन नेगेटिव साइड, कितने मैक्सिमम तक आपका वेवफॉर्म जा रहा है, उसी को हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं. इस वेव फॉर्म में अगर आप देखें तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म इज़ दिस, लेट्स से दिस इज़ प्लस वी एम, राइट. एंड इन द अपोजिट साइड दिस इज़ पीक नेगेटिव माइनस ऑफ वी एम, राइट. तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, द पीक वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स इज़ वी एम. वी एम नाम से आप इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वी एम से डिनोट करते हैं. अगर इसकी कोई वैल्यू हमारे पास होती, फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, जो भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि किसी एसी सोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट है, दैट सिंपली मीन्स कि हमारे पास एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है जिसका मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट होगा. यानी कि ये जो पीक है ये हमारा 100 वोल्ट होगा उस केस में. इसी को हम कहते हैं पीक वैल्यू, राइट. दिस इज पीक वैल्यू. ठीक है, वोल्टेज के केस में भी ऐसे ही होगा. अगर करंट के केस में आप लेंगे तो करंट के केस में भी सेम बिल्कुल उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे. ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है करंट का, यहाँ पर आई लिखेंगे, दिस विल बी द टाइम, राइट. तो इस केस में भी ये जो वैल्यू है दिस विल बी द पीक वैल्यू. तो अगर हम कहें कि वी हैव ए 10 एम्पियर करंट सोर्स जिसकी पीक वैल्यू 10 एम्पियर है, तो इट मीन्स कि ये जो मैक्सिमम पीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर होगी, राइट. तो दिस इज़ वन वे जिस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी साइनसोइडल क्वांटिटी को या ऑल्टरनेटिंग करंट को, राइट. सेकंड मेथड पर आते हैं. सेकंड है पीक टू पीक. पीक टू पीक का मतलब है एक पीक से दूसरे पीक तक. जैसे कि आप इस वेव फॉर्म को देखें, फर्स्ट वेव फॉर्म को, यहाँ पर ऊपर साइड पर जो पीक है वो ये वाला है और नीचे साइड पर देखेंगे तो ये वाला पीक है. यानी कि पीक टू पीक, दिस इज़ समथिंग विच इज़ पीक टू पीक, जिसको पीक टू पीक बोला गया. दिस इज़ पी टू पी, आप पी टू पी भी कहते हैं इसको. पी स्टैंड्स फॉर पीक हियर.
राइट। तो ये पीक टू पीक से भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे कि आप अगर इस वेवफॉर्म को देखें तो यहाँ पर जो पीक टू पीक वैल्यू है वो है ट्वाइस ऑफ वी एम, क्योंकि ऊपर भी वी एम है, नीचे भी वी एम है, और ऊपर से नीचे तक का जो टोटल वैल्यू हो गया, ऊपर वी एम नीचे वी एम, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ वी एम, राइट। तो अगर आप कहते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसका पीक टू पीक वैल्यू 300 वोल्ट्स है, तो इसका सिंपली मीनिंग है कि 150 वोल्ट उसका पीक पॉजिटिव साइड है, 150 वोल्ट उसका पीक नेगेटिव साइड है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पीक टू पीक वैल्यू, जो कि एक दूसरा मेथड है रिप्रेजेंट करने का किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी को, अल्टरनेटिव क्वांटिटी को, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, दोनों को ही आप पीक टू पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस वे, राइट। चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया। पहला हो गया पीक वैल्यू, दूसरा होगा पीक टू पीक वैल्यू। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, एवरेज वैल्यू। ठीक है, थर्ड और फोर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है इन चारों में से जो मोस्ट यूज़फुल नेम है जिससे हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है नंबर 4, आरएमएस वैल्यू। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसी को ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी तीनों मेथड्स को हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन से कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इन डे टू डे लाइफ इन जनरल वो है आरएमएस वैल्यू, राइट, जिसको हम फोर्थ नंबर पे डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट आरएमएस वैल्यू विल डिस्कस अबाउट एवरेज वैल्यू, राइट। तो थर्ड वन है हमारा एवरेज वैल्यू, इसको देखेंगे। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। क्यों हम इसको मीन वैल्यू कहते हैं अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू को क्या डेफिनेशन है। एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन है द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट which transfers across any circuit the same charge as is transferred by the alternating current during a given time। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एक सेम सर्किट है। मान लीजिए दिस इज़ द सर्किट, यहाँ पर हमने सोर्स लगाया हुआ है, दिस इज़ अवर सोर्स, ठीक है। ये AC भी हो सकता है और DC भी हो सकता है, और ये हमारे पास सर्किट है आगे, राइट। यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स हम बना देते हैं, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, राइट। दिस इज़ द सर्किट जिसके अंदर हमें सोर्स लगाना है। तो हमारे इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो एवरेज वैल्यू है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की, वो इक्वल टू है DC वैल्यू के, अगर उसको सेम सर्किट से ट्रांसफ़र किया जाए और सेम टाइम में, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सबसे पहले एक AC को ट्रांसफ़र करें सर्किट में और देखें कि उस पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद हम उसी सर्किट में DC को सप्लाई करें और DC को सप्लाई करने पे ये देखें कि उस समय में हमारा कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। अगर हमारी दोनों वैल्यूज़ मैच हो जाती हैं एक दिए हुए समय में, तो उस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि वो उसका एक डायरेक्ट वैल्यू है, इसका DC वैल्यू है, ठीक है। DC वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, राइट, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो इस कंडीशन में हमारे पास क्या चीज़ें हैं? एक तो टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टाइप के सोर्सेज को हमें सेम टाइम के लिए अप्लाई करना है। दूसरा कंडीशन है चार्ज, सेम चार्ज ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो सेम टाइम में अगर सेम चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है AC और DC दोनों की हेल्प से, तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ DC पर सेम चार्ज गिवन टाइम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर AC की DC वैल्यू कहलाएगी, राइट, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू का मतलब है, एवरेज वैल्यू मतलब है DC वैल्यू। किसी भी वेरिएबल सोर्स का अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसका DC वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एक उसका कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड इट मे बी पॉसिबल कि जो पीक वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग वैल्यू का, उससे कम ही आपको RMS ये एवरेज वैल्यू मिलेगा। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आपका जो पीक है वो एक पीक तक होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक होता है, लेकिन जो एवरेज है वो एवरेज बेसिकली समथिंग लाइक दैट कि आपने बहुत सारी क्वांटिटीज़ को कंसीडर किया और उन सभी क्वांटिटीज़ का आपने एवरेज निकाल लिया, मीन निकाल लिया। इट इज़ सिंपली द सेम थिंग, ठीक है। इसके अलावा और किस तरह से हम एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं? एक दूसरा डेफिनेशन भी है एवरेज वैल्यू को डिफाइन करने का, वो है एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड अपॉन द बेस वैल्यू, ठीक है। ये सिंपली वही फार्मूला हो गया जैसे कि आप किसी दो क्वांटिटी का एवरेज निकालते हो। मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी
3 है, एक क्वांटिटी 2 है, एक क्वांटिटी 5 है और आपको कहा गया कि इनका एवरेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप? 3 + 2 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ दैट इज़ 3, तो आपको इनका एवरेज मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू को डिफाइन किया गया है, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जितना भी एरिया है, आप इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, दोनों ही तरह से आप एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं सैम्पल्स लेके। अगर आपके पास साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो उस केस में आपको एरिया कंसिडर करना होगा, क्योंकि उस केस में आप सैम्पल्स नहीं ले सकते। जैसे आपके पास एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो इस केस में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ के सैम्पल्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हर मोमेंट पर आपका वैल्यू चेंज हो रहा है, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक नया इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो यू कैन नॉट कंसिडर द वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़। बट अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप का साइकिल है, मान लीजिए ये इस तरह का साइकिल है आपके पास, जिसमें आपको पता है कि डेफिनेट कितना वैल्यू आपके पास मिल रहा है। इस केस में आपको पता है ये कितना वैल्यू है, ये वाला कितना वैल्यू है और ये वाला कितना वैल्यू है, यू नो ऑल द वैल्यूज़, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव फॉर्म इन दिस वे। जो सिंपल हम मैथमेटिक्स में करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का, किसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का अगर एवरेज वैल्यू निकालना होता है तो हम उनको सिंपली सम करते हैं, सम करने के बाद उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल टाइम ले लेंगे। अगर आपको इस ऊपर वाले उसका एवरेज निकालना है तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। सिमिलरली अगर आपको नीचे वाले का निकालना है तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस। और अगर आपको पूरे का निकालना है तो यू हैव टू डू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऑल द 6 वैल्यूज़ यू विल कंसीडर फॉर समेशन। सम करेंगे सारी वैल्यूज़ का और डिवाइड कर देंगे टोटल बेस से, बेस मतलब टाइम, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम होगा, राइट। चूँकि ये वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब ऊपर का पॉजिटिव हाफ और नीचे का नेगेटिव हाफ दोनों ही एग्जैक्टली सेम है, जैसा कि किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म में होता है। तो अगर आप कंप्लीट साइकिल का कोई भी एवरेज निकालोगे तो इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वही 3 वैल्यूज सेम है, नीचे भी वही 3 वैल्यूज सेम है, इन दोनों का आप सम करोगे तो आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर आपको ऊपर जो न्यूमरेटर में मिलेगा वो ज़ीरो होगा। तो आपका टोटल कंप्लीट साइकिल जो भी सिमेट्रिकल होगी, चाहे वो साइनसोइडल वेवफॉर्म हो, चाहे वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हो, चाहे वो स्क्वायर वेवफॉर्म हो, किसी भी टाइप का वेवफॉर्म आप ले लीजिए, किसी भी शेप का वेवफॉर्म ले लीजिए, अगर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेट दोनों हैं, वो एक कंप्लीट साइकिल है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के साथ, और परफेक्टली सिमेट्रिकल है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ, तो कंप्लीट साइकिल का आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इट ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, दैट इज़ वाई हम कभी भी कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हैं सिमेट्रिकल वेवफॉर्म्स के केस में, राइट। सो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि कोई भी अगर हम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म लेते हैं तो उसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमेशा फुल साइकिल नहीं कंसिडर की जाती, सिर्फ हाफ साइकिल कंसिडर की जाती है, राइट। सो इफ़ वी हैव ए सिमेट्रिकल वेव, फर्स्ट केस है फॉर सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ वन ऑल्टरनेशन, मतलब हम सिर्फ एक हाफ साइकिल को कंसीडर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बेस लेंथ ऑफ वन ऑल्टरनेशन। फुल साइकिल ना लेते हुए सिर्फ हाफ साइकिल को ही कंसीडर किया जाएगा अगर हमें किसी एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो। बट इफ़ वी हैव अनसिमेट्रिकल वेव, अनसिमेट्रिकल वेव का क्या मतलब है? अनसिमेट्रिकल वेव का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी वेवफॉर्म हो जिसमें सिर्फ एक ही हाफ हो, नेगेटिव हाफ हो ही ना, या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ हो, पॉजिटिव हाफ ना हो, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों हो लेकिन एक दूसरे से सिमेट्रिकल ना हो। ऐसे केसेस में हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल वेव। तो अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए आपको एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ओवर वन साइकिल। पूरी साइकिल को उस केस में कंसिडर किया जाएगा और डिवाइड करेंगे बेस लेंथ ऑफ वन साइकिल। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के। अगर सिमेट्रिकल की बात करें तो कुछ वेवफॉर्म बनाएंगे, जैसे कि साइनसोइडल वेवफॉर्म है, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। ये एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, दिस इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल। ये एक स्क्वायर वेवफॉर्म है, दिस इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल। ये एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, स्टेप्ड वेवफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऐसा वेवफॉर्म आप ले लीजिए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ हों, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हों, राइट।
बिल्कुल एक तरह से दिखते हों, तो उन सभी वेवफॉर्म्स को हम कहेंगे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। जबकि अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर सिर्फ एक साइड हो, या तो जैसे ये आप देखिए इसमें जो 1 साइकिल है पूरी यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, तो ये अनसिमेट्रिकल वेव है। इस केस में हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक साइकिल कंसीडर करेंगे। या फिर कोई इस तरह का केस जिसमें इस तरह का वेव फॉर्म हो, मैंने पहले भी एक एग्जांपल ऐसा लिया था लास्ट वीडियो में। इसमें ये जो 1 कंप्लीट साइकिल है यहाँ कंप्लीट हो रही है और अनसिमेट्रिकल वेव है, इसमें नेगेटिव नहीं है, बट यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू है जो कि एक वेरिएबल नेचर की है, बट यहाँ से यहाँ तक 0 वैल्यू यहाँ पर दिखाया गया है। या फिर एक सिंपल ट्रायंगुलर वेव आप ले सकते हैं इस तरह से, दिस इज़ ऑल्सो अनसिमेट्रिकल। या फिर आप कोई साइनसोइडल वेव फॉर्म भी बनाएंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों अनइक्वल हों, सिमेट्रिकल ना हो, अनसिमेट्रिकल हों, राइट। तो इस तरह के सारे केसेस जो आते हैं वो किस में आएंगे, अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म्स के अंदर, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है और उसके लिए हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू कंसिडर ओनली हाफ साइकिल, वेदर इट इज़ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, इट डजेंट मैटर, वैल्यू विल बी सेम, क्योंकि दोनों साइड की सेम एवरेज वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। बट अगर आपके पास कोई ऐसी वेव फॉर्म हो जिसमें सिर्फ 1 साइड ही वेव फॉर्म हो, दूसरी साइड ना हो, या फिर अनसिमेट्रिकल हो, अनइक्वल हो, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, तो इस तरह के सारे केसेस आते हैं अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म्स में। इन दैट केस इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू देन फुल 1 साइकिल हैज़ टू बी कंसिडर्ड, पूरा का पूरा एक साइकिल कंसिडर किया जाएगा, राइट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडल फंक्शन, जो हम एज्यूम करते हैं वोल्टेज और करंट को, दैट इज़ Vm sin ओमेगा t और Im sin ओमेगा t। उसके लिए अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट, जो कि हमारे पास है I इज इक्वल्स टू Im sin थीटा, ठीक है। हमारे पास एक साइनसोइडल फंक्शन है सिंपल I इक्वल्स टू Im sin थीटा। इसका वेव फॉर्म भी बना लेते हैं। वेव फॉर्म हमें पता है, एक साइन फंक्शन का वेव फॉर्म इस तरह का बनता है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमें दे रखा है थीटा, ये हमारे पास I है, स्मॉल i, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ 0 हियर, दिस इज़ पाई 2 पाई, राइट, एंड द पीक वैल्यू इज़ गिवन एज Im। ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू का हमने फार्मूला देखा है, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि किस तरह का वेव फॉर्म है। नेचुरली साइनसोइडल फंक्शन है तो एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, और सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो है एरिया ऑफ हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ हाफ साइकिल, यानी कि हमें सिर्फ 1 ऑल्टरनेशन को कंसिडर करना है, हाफ साइकिल को ही कंसिडर करना है। नाउ हाउ विल कैलकुलेट द एरिया हेयर, हम यहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ हाफ साइकिल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ हाफ साइकिल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइकिल। हम कंसिडर कर रहे थे 0 से पाई के बीच में, हम सिर्फ फर्स्ट पॉजिटिव हाफ को कंसिडर कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, फर्स्ट हाफ हो गया हमारा। फंक्शन है हमारे पास I, स्मॉल i डी थीटा, ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई I डी थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, 0 टू पाई, I का वैल्यू है Im sin थीटा डी थीटा, तो ये हो गया हमारा एरिया। और बेस कितना है हमारा, बेस ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का बेस कितना है, दैट इज़ t/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड है कंप्लीट साइकिल का वो है t, तो हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/2, राइट। तो हाफ साइकिल का बेस हो गया हमारे पास t/2, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड है कितना, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू पाई, तो ये हमारे पास बेस हो गया। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई Im sin थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो एक फार्मूला बना है वो ये बना है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t फंक्शन f of t dt,
ठीक है, हमने फंक्शन के टर्म में लिखा है एफ ऑफ टी के टर्म में। अगर हम किसी भी वेवफॉर्म का, किसी भी टाइप के वेव शेप का अगर या फंक्शन जो भी दिया गया हो उसका अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वी कैन डायरेक्टली यूज़ दिस फार्मूला एज 1/t। 1/t स्टैंड्स फॉर बेस। हम जिस भी साइकिल को कंसिडर करेंगे उसका टाइम पीरियड हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, तो 1/t दैट इज़ द टाइम पीरियड जो हम कंसिडर कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, जिस टाइम पीरियड को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं उस टाइम पीरियड को हम यहाँ पे लेंगे। एफ ऑफ टी मीन्स जिस फंक्शन के लिए हम काम करने जा रहे हैं वो फंक्शन हमारे पास है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। दिस इज़ द फार्मूला जिसको हम यूज़ करेंगे कभी भी किसी भी टाइप के फंक्शन या वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने में। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1/पाई। आई एम को बाहर ले लेंगे, ठीक है, आई एम कॉन्स्टेंट है, आई एम को बाहर ले लेंगे। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और जो लिमिट्स हैं वो है 0 to पाई, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई एम अपॉन पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई। कॉस पाई होता है -1, माइनस माइनस इज़ 1 एंड कॉस 0 भी होता है 1, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 2im अपॉन पाई, ठीक है। यहाँ से अगर आप 2/पाई को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 0.637 इंटू im, ठीक है। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडल फंक्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर आप एक हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ इज इक्वल्स टू 0.637 ऑफ im। सिमिलरली अगर आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव हाफ का, एवरेज वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 0.637 इंटू im। और अगर आप एवरेज वैल्यू लेंगे फुल साइकिल का, एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल दैट विल बी 0.637 ऑफ im माइनस 0.637 ऑफ im, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। आपको कम्प्लीटली 0 मिलेगा। आप इसको पूरे फंक्शन से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जो हमने फार्मूला लिखा है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f of t dt, इसमें अगर आप 2 लेके चलेंगे और फाइनली उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0 वैल्यू, ठीक है, हमें वो 0 वैल्यू ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया है एवरेज वैल्यू का, एक सिमेट्रिकल एवरेज वैल्यू का। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल फंक्शन, किसी भी साइनसोइडल फंक्शन का एवरेज वैल्यू का फार्मूला है 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर आप कहें 2/पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये फार्मूला है किसी भी साइनसोइडल फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओनली एप्लीकेबल फॉर साइनसोइडल फंक्शन एंड ऑल्सो only applicable for symmetrical sinusoidal function, not valid for unsymmetrical, ठीक है। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनसिमेट्रिकल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। करंट के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू में IM आ जाएगा, वोल्टेज के लिए हम यहाँ लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू में हमारे पास VM होगा, राइट। तो ये साइनसोइडल फंक्शन का एवरेज वैल्यू हो गया। आगे हम कुछ एग्जांपल लेंगे आने वाले वीडियोस में जिसमें हम कुछ अदर फंक्शंस का एवरेज वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द RMS वैल्यू। हम RMS वैल्यू को प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है RMS वैल्यू। RMS स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, सॉरी इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। मीन वैल्यू तो एवरेज वैल्यू होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वैल्यू। व्हाट इज द डेफिनेशन? द RMS वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज गिवन बाय दैट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब है यहाँ पर DC से, ठीक है। DC के केस में वोल्टेज विच व्हेन फ्लोज और अप्लाइड टू ए गिवन रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज व्हेन AC अप्लाइड टू द सेम रेजिस्टेंस फॉर ए सेम टाइम। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में हमने कुछ समय के लिए AC को लगाया, AC वोल्टेज को या AC करंट को, तो वहाँ पर कुछ हीट प्रोड्यूस हुई। उसके बाद सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए हमने क्या किया, DC को लगाया। तो कितने वैल्यू ऑफ DC में सेम टाइम में सेम रेजिस्टेंस में सेम हीट प्रोड्यूस होगी,
जब वो दोनों वैल्यूज़ ऑफ हीट मैच हो जाएंगी, उस केस में जिस वैल्यू पर वो वैल्यूज़ मैच हो रही हैं वही हमारी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक रेजिस्टेंस लिया, वी हैव रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में हमने एक बार एसी लगाया और एक बार डीसी लगाया, ठीक है, कुछ समय के लिए, दैट टाइम इज़ टी। लेट्स से यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है। ये है हमारा टाइम टी और एक्स है हमारे पास हीट, राइट। तो कहा क्या जा रहा है कि जितना हीट टी समय में इस एसी सप्लाई की वजह से इस रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस हुआ, जो कि एक्स वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, हम डीसी वैल्यू को अप्लाई करेंगे, स्टीडी वैल्यू को अप्लाई करेंगे। स्टीडी वैल्यू को अप्लाई करने के बाद सेम समय के लिए सेम हीट को हमें प्रोड्यूस करना है, राइट। किस वैल्यू पे, ये जो वैल्यू है ये अननोन है, इस वैल्यू को हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो जब ये वैल्यू हमारी मैच होगी, किससे मैच होगी, इस हीट की वैल्यू से और इस टाइम के साथ, सिमिलर टाइम के लिए सिमिलर हीट जब प्रोड्यूस होने लगेगी इस वैल्यू के लिए, तो यही वैल्यू जो कहलाएगी वो कहलाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस सप्लाई, यही हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस सप्लाई कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़ हमें थोड़ी सी कि हम किस तरह से आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक आरएमएस वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो है 5 एम्पियर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका 5 एम्पियर आरएमएस है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 5 एम्पियर का करंट है, जो कि एक आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, वो कितना वर्क करेगा, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, वो बराबर होनी चाहिए 5 एम्पियर डीसी के, सेम कंडीशंस में। कंडीशन से मतलब है हमारा टाइम और हीट, ठीक है, ये दोनों से हमारा मतलब है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई डीसी वैल्यू है 5 एम्पियर डीसी है, तो उसका आरएमएस वैल्यू भी 5 एम्पियर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर सेम समय में सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है दोनों कंडीशंस में, तो वो वैल्यू हमारी आरएमएस वैल्यू कहलाती है और डीसी वैल्यू कहलाती है, राइट। तो इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ कांस्टेंट सप्लाई, इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, वी हैव सेम वैल्यूज़ ऑफ एवरेज वैल्यू, ऑल्सो सेम वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अगर हम कहें कि 5 एम्पियर डीसी करंट है, तो 5 एम्पियर ही हमारा एवरेज वैल्यू भी होगा एंड 5 एम्पियर ही हमारा आरएमएस वैल्यू भी होगा, क्योंकि दोनों ही केस में हमने क्या किया है, दोनों ही केस में जो कंपैरिजन हुआ है एसी का, वो कंपैरिजन डीसी के साथ किया गया है। और दोनों के साथ जब हमने कंपैरिजन किया तो ये पाया कि सेम अमाउंट के टाइम में प्रीवियस केस में चार्ज ट्रांसफ़र करना था एवरेज वैल्यू के केस में, और आरएमएस वैल्यू के केस में हमको हीट प्रोड्यूस करनी है, हीट प्रोड्यूस करके शो करना है कि हाउ मच इज़ द वैल्यू, ठीक है। सो अगर हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म के, उस केस में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू IN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल्स, I1, I2, I3 एंड सो ऑन आर द सैम्पल वैल्यूज़। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो आपको कहा गया है कि इनकी आरएमएस वैल्यू निकालिए, तो आपके पास टोटल 5 वैल्यू हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिवाइड बाई 5, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले के हिसाब से अगर आरएमएस को हम देखें तो आरएमएस को हम क्या कह सकते हैं, आरएमएस कैन बी कॉल्ड एज, आरएमएस स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट ऑफ द मीन of the squares, ठीक है।
स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर। अब आप इसको देख लीजिए, आपने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया किसका, द मीन ऑफ द स्क्वायर्स के मीन का, राइट। तो ये जो स्टेप्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं कि आपको सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उन सबको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालना है और मीन निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट कर देना है। जो आपका प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से चलेगा, राइट। अगर इसको एक फॉर्मूले से हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। फॉर्मूला हो जाएगा आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन है, जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करना है। मान लीजिए हमारे पास एक्स फंक्शन है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड से मीन निकालेंगे, डिवाइड बाई टाइम पीरियड टी, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। एक तरह से हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकाला और मीन निकाल के हमने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की, क्योंकि हमारे पास वेव फॉर्म सिमेट्रिकल भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। सिमेट्रिकल का वेव फॉर्म हमें पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जैक्टली सेम होंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं। इसलिए नेगेटिव साइड में जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो स्क्वायर होकर अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो उससे अगर हम कंप्लीट साइकिल को कंसीडर करके भी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए कैलकुलेट करना है कोई वैल्यू को आरएमएस के लिए। तो आरएमएस वैल्यू फॉर ए सिमेट्रिकल वेव फॉर्म मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ हाफ साइकिल ऑफ स्क्वायर्ड वेव डिवाइडेड बाय हाफ साइकिल बेस, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द हाफ साइकिल ऑफ द स्क्वायर्ड वेव डिवाइडेड बाय हाफ साइकिल बेस और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या कर दिया, रूट, सबसे बाहर रूट लगा है, मीन हमने निकाला है, ये रहा मीन, स्क्वायर हमने स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर, मीन एंड रूट, तीनों चीज़ें यहाँ पर हमारे पास फुलफिल हो रही हैं। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल वी हैव टू कंसिडर द फुल साइकिल, ठीक है। फुल साइकिल हैज़ टू बी कंसिडर्ड। तो ये डिफरेंस है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म में। दोनों ही केस में हमें सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए हाफ साइकिल को कंसीडर करना है, क्योंकि फुल साइकिल को कंसीडर करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वी कैन कैलकुलेट। बट टू अवॉइड द अननेसेसरी कैलकुलेशंस हम हाफ साइकिल को कंसीडर करके वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द अनसिमेट्रिकल केस, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में अनइक्वल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइड, या फिर कोई वन साइड ही वेव फॉर्म अवेलेबल होती है, तो उस केस में हमें फुल साइकिल को ही कंसिडर करना होगा, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडल करंट। हम क्या निकालने जा रहे हैं, साइनसोइडल करंट का आरएमएस वैल्यू। तो हमारे पास फंक्शन है I इज इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा, सेम फंक्शन है हमारे पास, वेव फॉर्म के थ्रू भी हम उसको देख सकते हैं। दिस इज द वेव फॉर्म जो कि एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। दिस इज थीटा, 0 पाई 2 पाई, दिस इज अवर I, मैक्सिमम वैल्यू इज IM, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला है आरएमएस वैल्यू निकालने का। आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं 0 टू t, फंक्शन मान लीजिए xt फंक्शन है, उसका हमें करना है स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के बाद मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद स्क्वायर रूट करना है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो फार्मूला बनेगा एक आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद, वो ये बनेगा। इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ रूट भी हो गया, ये रहा हमारे पास स्क्वायर रूट। मीन निकालने के लिए ये रहा हमारे पास मीन 1/t, और स्क्वायर हमने किया है, ये जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करके उसका एरिया निकाल लिया है थ्रू द इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको वैल्यू को फार्मूले में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, चूँकि एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो हम इसको हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट विल गेट, अंडर रूट ऑफ 1/पाई, हाफ साइकिल है 1/पाई, मतलब हाफ साइकिल ले लिया हमने। टाइम पीरियड रहेगा 0 टू पाई, यहाँ से यहाँ तक के लिए कंसिडर कर रहे हैं फंक्शन को। xt मतलब हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ IM साइन थीटा d थीटा, ठीक है। इसको करना था स्क्वायर, तो व्हाट विल गेट
हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1/पाई 0 to पाई IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हम IM स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। बाहर निकालेंगे इसको, हमें मिलेगा IM स्क्वायर अपॉन पाई, अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अंडर रूट IM स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 को बाहर ले लेते हैं तो हमें मिलेगा IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 2 को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, 0 to पाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके इन वैल्यूज़ को अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई। इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट ओनली पाई हियर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 2 और स्क्वायर को हटाओगे तो यू विल गेट IM अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये आपको मिला IM अपॉन रूट 2। 1/√2 होता है 0.707 इंटू IM। ये है आपका RMS वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू, किसी भी साइनसोइडल फंक्शन में अगर आपके पास एक साइन फंक्शन है उसका आप RMS वैल्यू निकाल रहे हैं तो यू कैन राइट इट एज RMS वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.707 इंटू द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये हो गया आपके पास RMS वैल्यू का फाइनल फार्मूला अगर आपको RMS वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फुल साइकिल के लिए भी सेम वैल्यू हमें मिलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, तो RMS वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी वैल्यू से हमें हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी का पता चलता है कि कितना इफेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी पावर कंजम्पशन में। जो हम पावर यूज़ करते हैं, जो सप्लाई हमारे पास आती है जिसको आप कहते हैं सिंगल फेज 230 वोल्ट, तो उसमें जो 230 वोल्ट दिया जाता है दैट इज़ नथिंग बट द RMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मीटर आप देखते हैं वोल्टेज या करंट, वोल्ट मीटर आप जो यूज़ करते हैं घरों में जगह जगह लगे होते हैं वोल्टेज या करंट शो करने के लिए, वो सारे के सारे आपके RMS वैल्यू को ही रीड करते हैं। साथ ही साथ RMS वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर भी कोई भी वोल्टेज या करंट दिया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, तो हमेशा RMS वैल्यू में ही किया जाता है। और अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यू हैव ए 220 वोल्ट 5 एम्पियर, तो अगर वहाँ पर कोई स्पेसिफिकली आपको स्पेसिफाई करके नहीं दिया जा रहा है कि वो 220 वोल्ट या 5 एम्पियर क्या है, तो हमें उसको बाई डिफ़ॉल्ट RMS वैल्यू ही कंसिडर करना है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो RMS वैल्यू के हिसाब से हम कह सकते हैं कि RMS वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पर इसी का यूज़ है और RMS वैल्यू को ही हम पढ़ते हैं, उसी को हम लिखते हैं, उसी को हम इंस्ट्रूमेंट से रीड भी करते हैं और उसी से हम हीट ट्रांसफ़र भी करते हैं, जिसका यूज़ हम करते हैं घरों में, जगह जगह इलेक्ट्रिसिटी का, वोल्टेज का हम यूज़ करते हैं, हर जगह पर RMS वैल्यू का ही यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। ठीक है, एक वर्ड है, एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। दिस फॉर्म फैक्टर इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। जो इसका डेफिनेशन है वो यही है, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज़ कॉल्ड द फॉर्म फैक्टर एंड द फार्मूला इज़ नथिंग बट फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो जो फॉर्म फैक्टर है वो बेसिकली डिपेंड करता है किसी भी वेवफॉर्म के ऊपर कि किस तरह का वेवफॉर्म है। इसका जो वैल्यू है वो मिनिमम 1 होगा, 1 से कम कभी नहीं होगा, क्योंकि
वन किसका होगा, डीसी का होगा, क्योंकि डीसी का आरएमएस भी सेम होता है, एवरेज भी सेम होता है। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगी तभी आपका वन वैल्यू आएगा, अदरवाइज अगर इन दोनों वैल्यू में कुछ मिसमैच है तो ऑलवेज आरएमएस वैल्यू इज़ मोर देन द एवरेज वैल्यू एंड यू विल हैव मोर देन वन वैल्यू ऑफ दिस फॉर्म फैक्टर। जिस वेवफॉर्म का जितना ज़्यादा पीक होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू आपके फॉर्म फैक्टर का होगा। जैसे फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, फॉर साइन वेव के लिए अगर आप देखें तो आरएमएस वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, वहीं हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया है 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 0.707 अपॉन 0.637 होता है 1.11, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए अगर कभी भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की बात हो तो फॉर्म फैक्टर जो है दैट विल बी ऑलवेज 1.11, किसी तरह की भी साइन वेवफॉर्म को अगर हम लेंगे तो, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग टाइप की जो वेवफॉर्म्स होंगी उन सब का फॉर्म फैक्टर अलग आएगा, राइट। उसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला है दैट इज़ पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का मतलब है कि कितना पीक वैल्यू हम किसी भी वेवफॉर्म का कंसिडर कर रहे हैं। पीक फैक्टर का जो डेफिनेशन है वो है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, या फिर आप कहें पी फैक्टर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। जो फार्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म विल बी द मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू है 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल हो गया। इसके बाद 1 अपॉन 0.707 इज इक्वल्स टू होता है 1.414 और अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो दिस इज़ द पीक फैक्टर ऑफ इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अगर किसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का पीक फैक्टर हमें जानना हो तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1.414 और अंडर रूट 2, ठीक है। पीक फैक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू का साइनोसॉइडल क्वांटिटी या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अप्लाई किया जा रहा है। जो भी हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अप्लाई करें, चाहे वो साइनोसॉइडल हो, ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसके ऊपर ही आपका ये पीक फैक्टर डिपेंड करता है। बिकॉज ये मैक्सिमम वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही वैल्यू आपका ये इंक्रीज़ हो सकता है, राइट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। सारे के सारे जो वैल्यूज डिस्कस हुई हैं ये सभी साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए डिस्कस हुई हैं, जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे, उसमें हम कुछ और फंक्शंस लेंगे जिन फंक्शंस के लिए हम ये सारे टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू के लिए। साथ ही साथ कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके बेसिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इन वीडियो में इस आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आई है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक में आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गई हैं, तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग भी यहाँ पर इस वीडियो को देख के समझ सकें। और हमेशा इस चैनल पर बने रहें और जो भी वीडियो आते हैं उनको देखते रहें, ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम से क्लियर होती रहें और टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें, अगर आप इसको सब्सक्राइब भी करते हैं तो, ठीक है। तो बने रहें यहाँ पर इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।